हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले अमेंडमेंट्स के बारे में जो आईएफएससी एक्ट में लाए गए। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। पहले हम रिवाइज करेंगे ये आईएफएससी एक्ट क्यों बनाया गया, क्या पर्पस है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या अमेंडमेंट्स करे गए और उन अमेंडमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बात को स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में जाके। तो एक टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। बड़े लेवल के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स करे जा रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? तो फाइनेंशियल मार्केट उन लोगों को मिलाने का काम करती है। एक, जिनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको अलग अलग एवेन्यूज प्रोवाइड करती है। आप पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं, कैपिटल मार्केट में पैसे को लगा सकते हैं, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, या फिर आप पेंशन फंड में पैसे को लगा सकते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग एवेन्यूज हैं और ये पैसा आगे फिर उन एंटिटीज को दे दिया जाता है जो बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स को जनरेट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत ग्रो कर रही थी। अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। गवर्नमेंट देख रही है फाइनेंशियल मार्केट बहुत ग्रो कर रही है और ये डोमेस्टिक मार्केट पे लिमिटेड नहीं है। एक कंट्री का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन या फिर मॉर्गन स्टैनली, दूसरी कंट्री में जाके बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर कर रहा है। एक कंट्री की कोई इंश्योरेंस कंपनी दूसरे कंट्री में जाके कोई इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेच रही है। तो हर एक कंट्री ने देखा यार ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत पैसा जनरेट करने वाली चीज है। हर एक कंट्री लग गई इंसेंटिव्स देने के अंदर कि आइए, पूरी दुनिया को बोल रही है आइए हमारी कंट्री में आइए और यहाँ पर आके आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर करें। हम आपको एक जगह प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आके आप बिजनेस करो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप फाइनेंशियल सर्विसेज दो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचो, हमारे यहाँ पर आकर आप काम करो। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो एक मार्केट आपकी कंट्री में एस्टैब्लिश होगी, ऊपर से यहाँ पर कुछ फीस वगैरह आपको मिलेगी ना अगर आपकी कंट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। इसी को देखते हुए हमारी कंट्री ने, गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बनाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्पेसिफिकली अगर अभी बात करें तो गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया गया और यहाँ पर इन्वाइट करा गया अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट के प्लेयर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, आइए यहाँ पर आकर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करें एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को रेंडर करें स्पेसिफिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसके नाम में ही इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको केटर करना है, डोमेस्टिक मार्केट को नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को। अब इसके रिस्पेक्ट में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आने की बात हुई तो बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं हम नहीं आ रहे आपके पास। क्यों नहीं आ रहे? हमारी गवर्नमेंट पूछ रही है। देखो, आपके यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हमें बैंकिंग की कोई सर्विस देनी है तो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। अगर हमें कैपिटल मार्केट की कोई सर्विस देनी है, कोई शेयर्स वगैरह इशू करना है, तो हमें सेबी के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। अगर हमें कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचना है तो हमें IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे अगर हमें कोई पेंशन फंड रजिस्टर करना है, पेंशन फंड चलाना है, तो उसमें हमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला अच्छा छोड़, ये दिक्कत है, इन सारी रेगुलेटरी बॉडी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, हम आपके लिए एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इन सभी का काम आरबीआई, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन फंड हो, इन सभी का काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी करेगी। इनके लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बॉडी को बना दिया गया। इंटेंट समझ में आता है? चलो, अब जब गवर्नमेंट ने देखा यार हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स भी बन गए, इसकी एक अथॉरिटी भी बना दी गई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का जो एक्ट बनाया गया था ना, आईएफएससी एक्ट, उसके अंदर इस अथॉरिटी की एस्टैब्लिशमेंट करेगी। ये अथॉरिटी कैसे फंक्शन करेगी, इसका चेयरपर्सन कैसा अपॉइंट होगा, साथ में इनको पावर्स दी गई कि आप रेगुलेट करेंगे इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। सही तरीके से काम चलना चाहिए ना, तो यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर बेचा जा रहा है तो उसके रेगुलेशन का काम आईएफएससी को दिया। कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर करी जा रही है उसको रेगुलेट करने का काम आईएफएससी को दिया। अच्छा, इसका काम करने में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने में, फाइनेंशियल सर्विस को रेंडर करने में बड़े सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन, इनके रेगुलेशन का काम भी आईएफएससी के पास है। तो तीन काम आ गए आईएफएससी के पास, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करेगा।
अच्छा, फाइनेंशियल से मतलब समझ में आता है ना, फाइनेंस से लेना देना, पैसे से लेना देना है। चलो, अब हमारी गवर्नमेंट ने आगे जाके क्या करा, देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी भी बन गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी बन गए, काम चल रहा है, अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पर रेंडर करे जा रहे हैं। आगे जाके गवर्नमेंट ने बोला हमें इसके स्कोप को बढ़ाना है, हमें इसके स्कोप को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम चाहते हैं कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी आ जाए, बट ये एक्ट तो अलाउ ही नहीं कर रहा। ये एक्ट कह रहा है फाइनेंशियल सर्विस या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकना चाहिए। आपका कोई एजुकेशन का अगर आप कोई कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, वो थोड़ा ना कोई फाइनेंशियल सर्विस है, वो तो एजुकेशन की सर्विस है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट आगे जाके इन सब चीजों को अलाउ करने के लिए, स्कोप को बढ़ाने के लिए आगे जाके फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन को अमेंड कर देती है। आज हम वही पढ़ने के लिए आए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के स्कोप को बढ़ाने के लिए आगे जाके और भी अमेंडमेंट्स आएगी इस फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर। एजुकेशन की सर्विस, फॉर एग्जांपल जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पे काम करना है ना, उनको डीम कर लिया गया कि आप फाइनेंस, आप कोर्स बेच रहे हैं ना एजुकेशन का, कह रहे नहीं नहीं आप फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं, डीम कर लिया गया ताकि यहाँ पर वो एस्टैब्लिशमेंट ला सके अपने आप को, वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर ओपन हो सके। यही तरीका है, आगे जाके भी ढेर सारी अमेंडमेंट्स आएंगी इनकी डेफिनेशन के अंदर। चलो, अब हम देखते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस की डेफिनेशन क्या दे रखी है हमारे एक्ट के अंदर। चलो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हम समझते हैं। सिक्योरिटी समझ में आता है, वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना। अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, आप डिबेंचर्स बेच रहे हो, बॉन्ड वगैरह बेच रहे हो, वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, सिक्योरिटी है। साथ में कोई इंश्योरेंस बेच रहे हो, वो भी एक प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। आप डिपॉजिट्स ले रहे हो, आप लोन वगैरह दे रहे हो, क्रेडिट अरेंजमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के लोन आते हैं, सीसी हो गया, ओडी हो गया, अलग अलग टाइप के जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम चलते हैं, वो क्रेडिट अरेंजमेंट्स है। साथ में बोला अगर आपका फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अब फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक, मैं अभी के अभी फॉरेन करेंसी खरीद लाया, मेरे को यूएस डॉलर चाहिए थे, मैं इंडियन रुपी लेके गया और मैं यूएस डॉलर खरीद के ले आया। तो बोला ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने बोला हम आपको फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेंगे जो इमीडिएटली डिलीवरी वाले नहीं है, मतलब इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम अलाउ कर रहे हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। देखिए क्या लिखा फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के रिस्पेक्ट में लिखा फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर डाटा टू बी सेटल्ड इमीडिएटली। बोला फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बट अदर देन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बोला जो इमीडिएटली सेटलमेंट हो रहा है ना, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। अगर उसकी आपको डीलिंग करनी है तो डोमेस्टिक मार्केट में जाके करो, आईएफएससी में चलेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में नहीं चलेगी। चलो, इसके बाद क्या बोला, एयरक्राफ्ट की अगर लीजिंग चल रही है विच शैल इंक्लूड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज। चलो, यहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स दिए गए, क्रेडिट अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोन वगैरह चल रहा है। अब लोन लेने का एक और तरीका भी होता है। आपने जिस एंटिटी से कोई मशीनरी, कोई आपने एसेट वगैरह परचेज करा, तो उसका तरीका क्या, आपको पेमेंट्स करनी है, उसकी पैसे है नहीं आपके पास, तो आप बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे। लोन लेना एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया और इस लोन को लेके आपने जिससे भी वो एसेट परचेज करा उसको पेमेंट्स कर दी। ये जो आपने यहाँ पे एसेट परचेज करा होगा, ये एसेट को परचेज करना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप कोई कार खरीद के लेकर आ रहे हो तो कार खरीदना, कार अपने आप में कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, बट अगर इसके रिस्पेक्ट में आपने लोन करवाया तो वो लोन एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने बात को मतलब एक्सपैंड करा। देखो, आप अगर कार परचेज करते हो तो आप उसको लीज पे भी ले सकते हो। अगर लीज की बात करें तो लीज को ब्रॉड दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज की बात करें तो इसके अंदर जो भी एसेट है उसकी जो मेजॉरिटी लाइफ है, उतने टाइम के लिए आप उस एसेट को ले लेते हो लीज पे। मतलब आपने परचेज नहीं करा, आपने बोला ये एसेट मेरे को आप दे दो, मैं इसकी धीरे धीरे करके आपको पेमेंट्स करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एसेट था उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, उस एसेट को मैंने बोला जी मेरे को 1 साल के लिए चाहिए, मैं 1 साल के लिए वो एसेट को लेकर आया, तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ ना, मैं उस एसेट को यूज कर रहा हूँ और मैं एक तरह का रेंट की पेमेंट कर रहा हूँ।
तो ये एक कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो रेंटिंग की सर्विस है, तो ये इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज है जी, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करने के लिए आपने कोई एसेट को ले लिया रेंट पे। वहीं अगर फाइनेंशियल लीज की बात करें तो यहाँ पर अगर एक एसेट की लाइफ फॉर एग्जांपल 10 इयर्स है, तो मेजॉरिटी लाइफ आप ही यूज करोगे उस एसेट को। आपने बोला यार 10 साल मैं ही एसेट को यूज करूंगा, बट पेमेंट मैं आपको धीरे धीरे कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बैंक से लोन ना लेके जो मेरे को एसेट बेच रहा था, मैंने उसी से लीज पे ले लिया, मैंने उसी से उधार पे ले लिया, मैं तेरे को धीरे धीरे पेमेंट्स करता रहूंगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें समझ में आता है, अगर फाइनेंशियल लीज है कि पूरा जो एसेट है उसको पूरा मैं ही यूज करूंगा और उसकी जो मेजॉरिटी लाइफ है मेरे पास रहेगा, मोटा मोटी पूरी पेमेंट जो उसकी कॉस्ट प्राइस है मैं उसको रिटर्न करूंगा विद कुछ इंटरेस्ट पेमेंट धीरे धीरे करके फाइनेंशियल लीज के अंदर। तो ये तो हमें फिर भी समझ में आ रहा है कि क्रेडिट अरेंजमेंट है, एक तरह का लोन ही है, नाम बस लीज दे दिया गया। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग लीज की, तो वो तो एक तरह का रेंट ही है ना, वो तो रेंट डिनोट करता है। तो यहां पर एक मार्केट ओपन हो सके तो इन्होंने बोला एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज है चाहे वो फाइनेंशियल लीज है, यहां पर सीधा सीधा बोल दिया गया अगर एयरक्राफ्ट की रेंटिंग भी हो रही है तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गुजरात में वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मान लिया कि ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, बट हमने इसको मान लिया। तो एयरक्राफ्ट की अगर लीजिंग चल रही है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे वो फाइनेंसिंग लीज हो, इसके अंदर आपका एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर या फिर इंजन की डीलिंग चलती है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इंजन एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इंजन एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्पेसिफिकली इंजन खरीदे बेचे जाते हैं। तो बोला उसकी लीजिंग का काम अगर चल रहा है तो वो भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ये अमेंडमेंट आई गई थी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर ईयर 2020 के अंदर। आज के दिन पे अगर बात करें तो हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर एयरक्राफ्ट की लीजिंग का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। चलो, इसके बाद इन्होंने एक और अमेंडमेंट करी ईयर 21 के अंदर। इन्होंने बोला कि आपका जो बुलियन के स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये बुलियन क्या होता है, जो प्रेशियस मेटल है, स्पेसिफिकली अगर बात करें जो गोल्ड है वो ब्रिक्स में एंड बार्स वगैरह में बिकता है ना, तो उसको बुलियन बोलते हैं। अब बुलियन के रिस्पेक्ट में बोला कि बुलियन की अगर स्पॉट डिलीवरी चल रही है तो क्या वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? अगर मैं गोल्ड को परचेज करके लेकर आ रहा हूँ ब्रिक के फॉर्म में, तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो गोल्ड खरीद रहा हूँ। बट यहां पर बोला कि अगर आप स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बुलियन के कर रहे हैं तो उसको हम मान लेंगे कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा बुलियन के स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। चलो, बात को देखेंगे। अगर बुलियन की कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में अभी अलाउ नहीं कर रखा, बट क्या पता आगे जाके इसको अलाउ कर दिया जाए। बट आज के टाइम पे सिर्फ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ कर रखा है। आप पैसा देंगे और आपको गोल्ड मिल जाएगा इन रिटर्न। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करा गया। इसके रिस्पेक्ट में एक एक्सचेंज को भी बनाया गया जिसका नाम है IIBX। यहाँ पर बुलियन की जो भी पैसा होगा कितने का बिक रहा है, एक्सचेंज तो प्राइस डिस्कवरी का काम करता है ना, लोग कितने का डिमांड करे, कितने रुपए का ऑर्डर डाल रहे हैं और लोग कितने रुपए का बेच रहे हैं, उनको मिलाने का काम करता है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आके आप ऑर्डर डाल सकते हैं कि हाँ जी मेरे को परचेज करना है। चलो, हमने जो पहले बात करी थी कि इसके स्कोप को आगे जाके बढ़ाया जाएगा, तो ये हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की मार्केट तो बन गई, यहाँ पर IIBX भी बन गया, यहाँ पर डीलिंग चल रही है बुलियन की। हमारी गवर्नमेंट ने आगे जाके देखा कि यार हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो ये गोल्ड को परचेज करती है, ट्रेडिशनल रूट है गोल्ड को परचेज करने के, बाहर से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करके गोल्ड को परचेज करके लेकर आते हैं दुबई से या फिर कहीं और से भी। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा यार ये बुलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे IFSC में भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, तो क्यों ना हम हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है उसको यहाँ से रूट कर दे, इनको यहाँ से भी अलाउ कर दे कि आप इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है यहाँ पर जाके बुलियन को खरीदने का काम कर ले। समझ में आता है ना, डोमेस्टिक प्लेयर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। पहले उनके पास कोई और रूट अवेलेबल था जिसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व से काफी एक बड़ा प्रोसीजर था, बोला आप डायरेक्टली इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जाके भी बुलियन को परचेज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक मार्केट को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला। चलो, इसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की। अगर बात करें तो कोई भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग, सब्सक्राइबिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं।
डिपॉजिट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट इज अ फाइनेंशियल सर्विस। सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एसेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आपका, कोई शेयर्स वगैरह है उसको सेफ गार्ड करे तो कस्टोडियन की सर्विसेज वगैरह होगी। तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विस है जो आपकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अंडर राइटिंग होगी, कोई रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस होगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में, वो सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है। अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स रह गई जो एक्चुअल में फाइनेंशियल सर्विस नहीं थी, बट उनको डिनोट कर दिया, हाँ जी आप फाइनेंशियल सर्विस हो, ताकि यहाँ पर काम हो सके हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था वो था ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स का। हमारे गुड़गांव सॉरी गुड़गांव के अंदर काफी ज्यादा ऐसे एमएनसी खुल रखे हैं जो एक फॉरेन एंटिटी का, फॉरेन कंपनी का बैक एंड ऑफिस है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर उस फॉरेन एंटिटी के एक फंक्शन को करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर का बैंक है तो बोला छोटा मोटा जो काम है ना, अकाउंटिंग का काम है, अकाउंट्स को ओपन कराना है, बैंक के जो भी फंक्शन होते हैं, एक आधे फंक्शन को उठाया, बोला उसको इंडिया में कर लो, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, यहाँ पर मैन पावर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, चीप लेबर यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको बोला था ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने बोला ग्लोबल इन हाउस सेंटर के अंदर काम चल रहा है तो उसको भी फाइनेंशियल सर्विस मान लो, ताकि हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर बड़े सारे ऐसे ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स खुल जाएं। क्या लिखा? ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मतलब क्या है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स आर सर्विस डिलीवरी ऑपरेशंस। यहाँ पर जितने भी बैक एंड के ऑफिस खुल रखे हैं ना गुड़गांव में, ये सर्विस डिलीवरी के लिए बने हैं। टिपिकली इन अ लो कॉस्ट जुरिडिक्शन, हमारी सैलरी कम है, विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेम कंपनी। जनरली ये जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर खुलते हैं, इसको वही कंपनी क्या कहते हैं, ओन करती है, जिसका फॉरेन में मेन काम है। वही कंपनी एक बैक एंड का ऑफिस खोल लेती है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय सेम कंपनी, जो सर्विसेज को रिसीव करती है। तो पेरेंट कंपनी इस एंटिटी का जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर है, इसका एक ही क्लाइंट होता है कि हाँ जी मेरा तो पेरेंट एंटिटी है, वो बाहर बैठी है, उसी को मैं सर्विसेज देती हूँ, वही मेरे को पैसे भेजते रहते हैं। ठीक है ना? तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर चाहे कोई भी एंटिटी हो, फोर्ड बाहर काम कर रही है, फोर्ड बाहर गाड़ियां बेच रही है और उसने अपना एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट हमारे गुड़गांव में खोल दिया कि यहाँ पर अकाउंटिंग का काम चलता है। तो फोर्ड यहाँ का जो गुड़गांव का ऑफिस है वो सिर्फ फोर्ड को ही सर्विस दे रहा है और फोर्ड इसको पैसे दे रहा है, बात खत्म। ठीक है जी? तो हर एक ग्लोबल इन हाउस सेंटर को अलाउ करा गया कि आज से आप सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं, आप आइए हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात में, यहाँ पर आके आप काम करें। ठीक है? अच्छा, बुलियन को, जो बुलियन का स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको माना गया था कि वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो इसकी ट्रेडिंग वगैरह होगी, उसको बोल जाएगा कि ये फाइनेंशियल सर्विस है। इसकी ट्रेडिंग करवाएंगे ना, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, इसके रिस्पेक्ट में ब्रोकर्स वगैरह आएंगे, तो बोला ये सारे के सारे ट्रेडिंग करवाने का काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में कोई फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है, कोई लोन प्रोवाइड करना है, वो सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज डेजिग्नेट कर दिए गए। ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई जिसमें बोला कि अब हम जो कोर्सेज हैं जो ऑफर करे जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, पढ़ाई का काम चल रहा है, पढ़ाई कोर्सेज आ रहे हैं भाई, यूनिवर्सिटी आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स आ गए, इंजीनियरिंग के कोर्स आ गए, मैथमेटिक्स के कोर्स आ गए, बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या एजुकेशन की सर्विस कोई फाइनेंशियल सर्विस है? नहीं। बोला नहीं, बट हम इसको मान रहे हैं, आप फाइनेंशियल सर्विस ही हो। जो भी आपकी एक यूनिवर्सिटी खुली हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, जिसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर ये चीज लिखी गई ना, तभी वो अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ओपन कर पाए। ठीक है? तो बोला जो भी आप कोर्सेज को ऑफर कर रहे हो उसको हम डीम कर लेंगे कि वो फाइनेंशियल सर्विस है, तभी आप हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। ओके जी। इसके बाद जो लेटेस्ट एडिशन रहा इसके अंदर, वो रहा बुक कीपिंग सर्विस को बोल दिया गया कि ये फाइनेंशियल सर्विस है, अकाउंटिंग की सर्विस को बोल दिया फाइनेंशियल सर्विस है, टैक्सेशन की कंसल्टेंसी दे रहे हैं आप, वो फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है जी। फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस सर्विस, काफी ज्यादा कंप्लायंस के काम होते हैं जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हैं कि वो तो नहीं हो रहा, कोई सीएफटी के काम होता है, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, काफी सारे लॉज होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक कंट्री के जुरिडिक्शन के अंदर जो भी लॉज आते हैं, हमारे में भी है,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में, सीएफटी के रिस्पेक्ट में, तो वो सारे के सारे कंप्लायंस देखने होते हैं कि हाँ उन लॉस को माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा। तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में आके आप बैठ के ये सर्विसेज दे सकते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री के अंदर एएमएल की गाइडलाइंस, सीएफटी की गाइडलाइंस वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, वो स्पेसिफिक फॉरेन की इंस्टीट्यूशन, हमारा फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है, उसने इंडिया के अंदर बैक ऑफिस खोला, हम देख रहे हैं हाँ जी आपका फाइनेंशियल कंप्लायंस सही है कि नहीं है। यहाँ पर आके कोई एंटिटी एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी भी रजिस्ट्रेशन ले सकती है, जिसका काम ही यही है कि हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल जो भी क्राइम की कंप्लायंस की है वो इनका हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर आगे कोई बिग फोर की एंटिटी भी रजिस्ट्रेशन ले सकती है जो स्पेसिफिकली बुक कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करे, उसके अलग अलग क्लाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट यहाँ पर आके करी मेरी बुक कीपिंग की सर्विस मैं इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में दूंगा, क्योंकि इन्होंने इस बुक कीपिंग सर्विस को मान लिया है कि ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है जी, समझ में, इंटेंट समझ में आता है? हाँ जी सर, इंटेंट समझ में आता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी बैक एंड के ऑफिस हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे उठ के फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ना चले जाए, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला जो गुड़गांव में ऑफिस खुला हुआ है, जो पुणे में ऑफिस खुला हुआ है, जो बैंगलोर में ऑफिस खुला हुआ है, हम उसको नहीं बुला रहे कि वो आ जाए यहाँ पे, हम कह रहे हैं नया कोई एंटिटी आए, उनके लिए हम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे जाके क्लैरिटी एक दी गई, एक क्लैरिफिकेशन आई गई, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से सुनेंगे, द फाइनेंशियल सर्विसेज शैल बी ऑफर्ड बाय यूनिट्स इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? टू नॉन रेजिडेंट, कह रहे ये एनआर जो बाहर रहते हैं उनको सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, whose business is not set up। आपने बाहर कोई बिजनेस सेटअप कर रखा है, बोला कि आप नॉन रेजिडेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कह रहे अगर आपने बाहर ये बिजनेस को सेटअप करा है, आपने बाहर एंटिटी को सेटअप करा है आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन इंडिया, इंडिया में कोई काम चल रहा था, आपने उसको बोला इसको बंद करो, इसको बाहर सेटअप करो, ताकि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो यूनिट्स रजिस्टर्ड है उनसे सर्विसेज ले पाए। तो यहाँ पर इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका नुकसान हो गया ना, तो बोला हम ऐसी सर्विस अलाउ नहीं करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सिर्फ सर्विस देगी उन एनआर को जिनका इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है, उन नॉन रेजिडेंट को जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कर सकते हैं ना, नॉन रेजिडेंट तो है बट इन्होंने इंडिया के फंक्शन को बंद करा, स्प्लिट ऑफ करा, रिकंस्ट्रक्ट करा, रीऑर्गेनाइज करा और इंडिया से निकल के बाहर चले गए, ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से ये सर्विसेज ले पाए। ठीक है जी, एक बार फिर से पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल सर्विसेज शैल बी ऑफर्ड बाय यूनिट्स इन आईएफएससी टू द नॉन रेजिडेंट हुज बिजनेस इज नॉट सेटअप, उनका बिजनेस इस तरीके से सेटअप नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ स्प्लिट ऑफ कर दिया बिजनेस जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्टिंग था, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करा या फिर रीऑर्गेनाइज करा कोई भी बिजनेस जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्टेंस में था, मतलब इंडिया में बिजनेस बंद करा, थोड़ा सा चेंज वगैरह करा और उसको बाहर ले गए, ऐसा नहीं करने देंगे। उन एनआर को आप सर्विसेज नहीं देंगे जो ऑलरेडी इंडिया में थे और उन्होंने अपनी एक एंटिटी बाहर खोल ली है। उसके साथ साथ एक और बात बोली, यार जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले हुए हैं हमारे बैक ऑफिस को, यहाँ पर जो काम चल रहा है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और एक कंडीशन डाली गई, that the units shall not offer the services। आईएफएससी में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे वो सर्विस नहीं देंगे, shall not offer the services by way of transferring or receiving of existing contracts or work arrangement from their group entities in India। कह रहा है कि भाई आपका इंडिया में काम चल रहा था ऑलरेडी, एक मॉर्गन स्टैनली का ऑफिस हमारा बैंगलोर में है और मॉर्गन स्टैनली का ऑफिस हमारा कहां पर है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, गिफ्ट सिटी गुजरात में। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वहां का जो काम था बैंगलोर का वो उठा के आपने यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में भेज दिया। कह रहा है ऐसा तो हमारी बैंगलोर की जनता उसमें चली गई ना, उनको तो काम मिला नहीं। कह रहे नहीं, वो काम भी हम अलाउ नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनको वहीं पे आप एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर सारा नया काम आएगा। समझ में आती है बात? लॉजिक समझ में आता है? अच्छा, यहां पर हमने एक वर्ड को पढ़ा जो कि है नॉन रेजिडेंट। अब ये नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पता होना इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन कहां पे दे रखी है? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये दे रखी है फेमा के एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के एक्ट में नॉन रेजिडेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम फेमा के एक्ट की तरफ चल पड़े हैं, ये लास्ट पार्ट है इस सेशन का।
पेमा के एक्ट में बोल रखा है कि 1% एनआर तब माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट तब माना जाएगा अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब इंडिया का रेजिडेंट कब होगा बंदा, हम इसकी डेफिनेशन अब पढ़ेंगे। पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया मीन्स, यार एक बंदे को हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे अगर वो इंडिया के अंदर मोर देन 182 डेज रुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अ पर्सन residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कह रहे पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो 182 डेज से ज्यादा रुक रहा है तो उसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। आप इस डेफिनेशन को कंफ्यूज नहीं करेंगे इनकम टैक्स की डेफिनेशन से। इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की वसूली करने के लिए देखा जाता है कि एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या फिर नॉन रेजिडेंट है, उसके ऊपर टैक्स की प्रोविजन अलग अलग है, वहां पर डेफिनेशन डिफरेंट है, यहाँ पर डेफिनेशन डिफरेंट है। आप बस यहाँ की डेफिनेशन को फोकस करेंगे। पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज से ज्यादा मतलब 183 डेज या उससे ज्यादा रुक रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे यहाँ का ही बंदा हमारे यहाँ पे रहता है, ये रेजिडेंट इन इंडिया। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बोला हम उसको केटर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। कह रहे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, छल्ला बाहर जा रहा है, छल्ला बाहर जा रहा है, तो बोला उस केस के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा इम्प्लीकेशन होते हैं, अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लिया तो काफी ज्यादा प्रोविजन अप्लाई कर जाते हैं आपके ऊपर टैक्सेस के वगैरह के। तो यहाँ पर बोला अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है और उसका इंटेंट है वो बाहर ही रहेगा, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, बोला ये 182 डेज की बात को एक्सक्लूड करो, नहीं माना जाएगा। अगर आज के दिन पे मैं जा रहा हूं, अगर आज के दिन पे मैं देख रहा हूं तो मैं पिछले क्या पूरे साल ही मैं इंडिया में रहा था, मैं तो बाहर गया ही नहीं, तो बोला बट मैं आज के दिन पे जा रहा हूं बाहर। अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन ईदर ऑफ द केस फॉर और टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बोला उस केस में 182 डेज अप्लाई नहीं करता, मैं बाहर जाके नौकरी करूंगा, तब मेरे को नहीं माना जाएगा कि मैं रेजिडेंट हूं। आज के दिन पे अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे को बोलेंगे आप रेजिडेंट नहीं है, आप तो बाहर एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखो तो मैं पूरे के पूरे साल इंडिया में रुका था, बोला फिर भी आपको नहीं मानेंगे। साथ में अगर आप बाहर जा रहे हैं कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, साथ ही साथ बोला अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपका इंटेंशन नहीं है कि आप वापस आएंगे तो भी आपको एक्सक्लूड करा गया, तभी भी आपको बोला जाएगा कि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। For any other purpose in such circumstance as would indicate his intention to stay outside India for uncertain period, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर का ही हो गया, तो बोला उस केस में आपको रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे, आपको एनआर मानेंगे। इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके साथ साथ बोला कुछ लोग इंडिया में आ रहे हैं, अगर एक मेरा अंग्रेज फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है, वो पिछले साल इंडिया में एक दिन भी नहीं रुका, पिछले फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में एक दिन भी नहीं रुका, बट वो यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है मेरा बाहर मन नहीं लग रहा, मैं तो अब इंडिया में ही रुकूंगा। तो इस केस में हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो इंडिया में आ रहा है, कह रहा है मैं तेरे पास ही रुकूंगा पूरे टाइम के लिए, अब मैं अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो पिछले तो साल के अंदर ही एक भी दिन इंडिया में नहीं रुका, तो उसके हिसाब से तो एनआर होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बोला नहीं, अगर ये इंडिया में आ रहा है और इसका कोई भी मतलब ठिकाना नहीं है, कह रहा है मैं रुकूंगा इंडिया के अंदर, तो इसको मान लेंगे कि ये रेजिडेंट इन इंडिया है। क्या लिखा डेफिनेशन के अंदर कि भाई हमने डज नॉट इंक्लूड की बात करी थी, जो इंडिया से बाहर जा रहा था उसके भी केस दिए थे, अब हम उसका भी केस बता रहे हैं जो इंडिया के अंदर आ रहा है। अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केस, क्या केस के अंदर, वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहा है, जी पिछले साल को बाहर में रखो, इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट लेने के आ रहा है तो उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। इंडिया के अंदर आ रहा है बिजनेस करने के लिए, उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। इंडिया के अंदर आ रहा है और वापस जाने का कोई सीन नहीं है, कह रहा मैं इंडिया में ही रुकूंगा, तो उसको भी रेजिडेंट मान लेंगे। अभी कोई फॉरेन का कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो इंडिया में रहने के लिए आ गया, तो बोला जी आप आगे हो इंडिया में रहोगे, उसको भी रेजिडेंट मान लेंगे। उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन रुका, 182 डेज रुका, एक दिन रुका, 4 दिन रुका, वो नहीं माने जाएंगे, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, चलो ये तो पर्सन की बात होगी। इसके बाद बोला गया अगर कोई कंपनी वगैरह है, कोई कॉर्पोरेशन है, तो बोला एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो रजिस्टर हो गया इंडिया के अंदर, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब किसी एक्ट में, किसी कंपनी में, एलएलपी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया,
तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को हमेशा इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। इंडिया के एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, कंपनी बना ली, एलएलपी बना ली, कुछ भी बना लिया, तो उस केस में आप इंडिया के रेजिडेंट हो। उसके साथ साथ एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, अगर यहाँ पर आपने कोई ब्रांच खोल लिया, आपने कोई ऑफिस खोल लिया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं ले रखा, आपने बस एक ऑफिस खोल के क्या कहते हैं दुकान खोल ली, तो बोल रहा है अगर आपने इंडिया के अंदर कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई एजेंसी खोल ली जिसको कंट्रोल करता है कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर से उसको चला रहे हो, बट वो जो ब्रांच है वो इंडिया में चल रही है, तो उस ब्रांच को, उस ऑफिस को, उस एजेंसी को हम रेजिडेंट मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे। मोटा मोटा इसके ऊपर लॉज अप्लाई करना है ना इंडिया के, ठीक है। उसके साथ साथ बोला अगर कोई आपने ऑफिस, ब्रांच बाहर खोल लिया, आप इंडिया के बंदे हो बट आपने बाहर खोल लिया और उसको कंट्रोल करता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो बोला उस केस के अंदर हम उस ऑफिस, ब्रांच को भी इंडिया का पार्ट मान लेंगे, क्योंकि वो जो कंट्रोल कर रहा है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर मैं यहाँ से ब्रांच खोल लूंगा, हमें भाई लॉस को अप्लाई करवाना है, कुछ गलत काम हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे बैठा हूं और मैंने नेपाल में जाके कोई एक वो कॉल सेंटर खोल लिया जिसमें ठगी का काम चलता है, तो बोला उस ब्रांच को, उस एजेंसी को, उस ऑफिस को हम रेजिडेंट मान लेंगे और उनके ऊपर केसेस रजिस्टर कर देंगे, नेपाल में जाके फोन करके पहुंच जाएंगे वहां पे, आपका इंटरपोल से बात करवा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई इंडिया में काम चल रहा है, ऑफिस चल रहा है और वो कोई बाहर का बंदा ऑपरेट कर रहा है, कह रहा है हमारी धरती पे काम कर रहे हो तो तुम तो रेजिडेंट हो ही हो, तुम्हारे पे तो हम केस चलाएंगे चलाएंगे। समझ में आती है बात? तो ये आपकी डेफिनेशन थी नॉन रेजिडेंट वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे दी कौन रेजिडेंट है, अगर कोई रेजिडेंट वाली डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रहा तो उसको एनआर बोल दिया जाएगा। समझ में आती है बात? तो हमने पहले आईएफएससी एक्ट के बारे में पढ़ रखा है, ये जो अमेंडमेंट्स आए थे हमने उसको कवर कर लिया। अब आपको इस एक्ट के ऊपर टेस्ट को देना नहीं भूलना, आप टेस्ट देंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, और कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आई इस एक्ट के अंदर। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।